नमस्कार दोस्तों। आप सभी का लक्ष्य स्टडी ग्रुप यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। महादेव से प्रार्थना है कि सबका जीवन उज्जवल भविष्य हो, महादेव की कृपा सब पर बना रहे। तो आइए हम लोग आज एनसीईआरटी के साइंस के सेशन में हम लोग क्लास 7 के एक नए चैप्टर का अध्ययन करेंगे, जिसमें आप सभी को बहुत सारे फैक्ट के बारे में इसको बताएंगे, जिसमें आपको हर एक एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा। जो अभी बीपीएससी टीआरई का एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें यह जो चैप्टर है आपके लिए रामबाण की तरह साबित होगा। इसलिए इस वीडियो को अच्छा से देखें और बहुत सारे फैक्ट को जो बता रहे हैं उस सारे चीज़ों को समझें और लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि कैसा लगा आपको वीडियो। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो चैप्टर जो नाम है विद्युत धारा और उसके प्रभाव के बारे में पढ़ रहे हैं, जो क्लास 7 का चैप्टर है एनसीईआरटी का। तो कह रहा है कि विद्युत धारा सबसे पहले किसको कहते हैं? तो विद्युत धारा उसको कहते हैं, आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश के प्रवाह को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। आवेश के प्रवाह को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। आवेश को जो है Q से लिखते हैं और आवेश का SI मात्रक जो होता है कूलाम होता है। आवेश का SI मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। तो इसी आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश के प्रवाह को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा जो है एक बंद परिपथ में प्रवाहित होती है। किस परिपथ में प्रवाहित होती है? बंद परिपथ। परिपथ किसको कहते हैं? तो जिससे धारा प्रवाहित होती है उसी को परिपथ कहते हैं। क्या कहते हैं? परिपथ कहते हैं। जैसे इसको मान लीजिए कि इसको परिपथ बनाए हैं, तो ये चारों तरफ से बंद होना चाहिए, तभी विद्युत धारा का प्रवाह होगा। नहीं तो कहीं से भी खुला हुआ रहेगा या नहीं जुड़ा हुआ रहेगा तो विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा। तो उसी को कहते हैं, आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। और विद्युत धारा जो है हमेशा बंद परिपथ में प्रवाहित होता है। किस परिपथ में प्रवाहित होता है? बंद परिपथ में प्रवाहित होता है। आगे हम लोग समझते हैं कि विद्युत धारा धन आवेश का प्रवाह है। मतलब विद्युत धारा जो है धन आवेश का प्रवाह है और धन आवेश से ऋण आवेश की ओर प्रवाहित होती है। मतलब विद्युत धारा जो है प्लस से माइनस की ओर प्रवाहित होती है। प्लस से माइनस की ओर, मतलब धन आवेश से ऋण आवेश की ओर विद्युत धारा का प्रवाह होता है। और जो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है वो माइनस से प्लस की ओर होता है। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है माइनस से प्लस की ओर और विद्युत धारा का प्रवाह होता है प्लस से माइनस की ओर। मतलब धन ध्रुव से ऋण ध्रुव की ओर विद्युत धारा का प्रवाह और इलेक्ट्रॉन का प्रवाह ऋण ध्रुव से धन ध्रुव की ओर होता है। फिर आगे कह रहा है कि समान विभव रहने पर धारा का प्रवाह नहीं होता है। समान विभव रहने का मतलब है कि प्लस प्लस रहेगा तो उसमें धारा का प्रवाह नहीं होगा। मतलब ध्रुव जो है दोनों अलग अलग होना चाहिए, एक प्लस और माइनस होना चाहिए, तभी धारा का प्रवाह होगा, अन्यथा धारा का प्रवाह नहीं होगा। मतलब समान ध्रुव में धारा का प्रवाह नहीं होता है। फिर कह रहा है कि धारा को एमीटर से मापते हैं। अब एमीटर के बारे में जानेंगे। तो एमीटर जो होता है, एमीटर से धारा को मापते हैं। किससे मापते हैं? धारा को मापते हैं। एमीटर से किसको मापते हैं? धारा को मापते हैं। मतलब धारा को मापने के लिए कौन सा यंत्र का जरूरी है? तो एमीटर। और एमीटर को हम लोग श्रेणी क्रम में लगाते हैं। किस क्रम में लगाते हैं? श्रेणी क्रम में लगाते हैं। लेकिन अल्प धारा की अल्प मात्रा, मतलब शॉर्ट सर्किट जिसको बोलते हैं, उसको मापने के लिए गैल्वेनोमीटर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? गैल्वेनोमीटर का प्रयोग करते हैं। धारा को मापने के लिए मीटर का प्रयोग करते हैं और शॉर्ट करंट को मापने के लिए गैल्वेनोमीटर का प्रयोग करते हैं। फिर आगे है कि इसके प्रवाह की दिशा इलेक्ट्रॉन के विपरीत होता है, लेकिन यह इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण ही उत्पन्न होता है। जैसे भी आपको बताए कि धारा जो प्रवाह होता है, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को ही धारा कहते हैं ना। तो कह रहा है कि इसके प्रवाह की दिशा इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत होता है, लेकिन यह इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण ही उत्पन्न होता है। जैसे आपको बताए कि इलेक्ट्रॉन जो है माइनस से प्लस की ओर प्रवाहित होगा और धारा जो है प्लस से माइनस की ओर प्रवाहित होगा। तो ये था आपका विद्युत धारा का जो भी फैक्ट था वो आपको हम बताएं। आगे हम लोग देखते हैं तो समझेंगे
अब कुछ है यंत्र के बारे में जो आपको दिखाया गया है। जैसे विद्युत सेल है, तो विद्युत सेल को इसका प्रतीक ये होता है। विद्युत बल्ब है, इसका प्रतीक ऐसे होता है। फिर इसके बाद है स्विच है, फिर स्विच है, फिर बैटरी है, सेलों के समूह को बैटरी कहते हैं। फिर संयोजी तार है। ये सब आपके कुछ जो है उपकरण है जिसका प्रतीक बताया गया है। अब आगे हम लोग आते हैं, समझिएगा। अब विद्युत स्रोत क्या है समझना है। विद्युत स्रोत के बारे में तो समझिए। विद्युत स्रोत कह रहा है कि विद्युत धारा का स्रोत सेल या बैटरी, मतलब विद्युत जो उत्पन्न करने वाले जो यंत्र होते हैं वह कौन कौन होते हैं। तो विद्युत धारा जो उत्पन्न हो सकता है सेल से हो सकता है, बैटरी से हो सकता है, जनरेटर से हो सकता है। मतलब विद्युत धारा उत्पन्न करने वाले जो यंत्र होते हैं वह सेल है या बैटरी है। अब सेल किसको कहते हैं, जो एक रहता है उसको सेल कहते हैं। लेकिन बहुत सारे सेल मिला के बैटरी बनेगा। बहुत सारे सेल मिला के क्या बनेगा, बैटरी बनेगा। बहुत सारे सेल मिला के क्या बनेगा, बैटरी बनेगा। इसीलिए सेलों के समूह को क्या कहते हैं, बैटरी कहते हैं। सेलों के समूह को क्या कहते हैं, बैटरी कहते हैं। फिर कह रहा है कि जब सेल का प्रयोग श्रेणी क्रम में जोड़कर बैटरी बनाया जाता है तो उसका विभव बढ़ जाता है। क्या होता है, बढ़ जाता है। मतलब जब सेल का श्रेणी क्रम में जोड़ के हम बैटरी बनाएंगे तो उसका विभव क्या होता है, बढ़ जाता है। उसका विभव क्या होता है, बढ़ जाता है। और सेल को उल्टा जोड़ने से प्राप्त बैटरी में विद्युत धारा का मान 0 हो जाता है। मतलब हम उल्टा जोड़ देंगे, प्लस को माइनस, माइनस प्लस उल्टा पुल्टा जोड़ देंगे तो उसका क्या हो जाएगा, विद्युत धारा का मान 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब आगे समझते हैं तापीय प्रभाव। तापीय प्रभाव पर क्या कौन कौन कार्य करता है, तो तापीय प्रभाव के बारे में समझेंगे। तो तापीय प्रभाव, जब किसी परिपथ से धारा का प्रवाह होता है तो दो तार को गर्म होना विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहलाता है। मतलब तापीय प्रभाव उसको कहेंगे जब कोई भी तार में प्रतिरोध अधिक रहेगा। प्रतिरोध उसको बोलते हैं जो धारा का विरोध करता है। तो प्रतिरोध अधिक होगा तो तार जो है हीट अधिक होगा, और तार जब हीट होगा तो उसी को बोलते हैं तापीय प्रभाव। क्या कहते हैं उसको, तापीय प्रभाव। और इसका खोज जो है जूल ने किया था। किसने किया था, जूल ने किया था। तापीय प्रभाव का खोज किसने किया था, जूल ने किया था। आगे के क्लास में हम लोग 10 क्लास में पढ़ेंगे तो जूल बराबर H बराबर होता है फार्मूला एक I² RT होता है। यही था जो जूल का नियम दिया गया था। तो तापीय प्रभाव का खोज कौन किया, जूल ने किया। फिर कह रहा है कि तापीय अवयव में समांतर नाइक्रोम के तार का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, नाइक्रोम के तार का प्रयोग करते हैं। जैसे नाइक्रोम के जो तार है जिसको हीटर में हम लोग प्रयोग करते हैं, तो नाइक्रोम के तार का प्रतिरोध और गलनांक दोनों उच्च होता है। प्रतिरोध और गलनांक दोनों क्या होता है, उच्च होता है नाइक्रोम का। और नाइक्रोम में प्रतिरोध धारण करने की क्षमता अधिक होता है, इसीलिए इसको यह जो है हीट जल्दी होता है। इसीलिए हम लोग हीटर में जब खाना उना बनाते हैं या ठंड के दिनों में नाइक्रोम के तार का प्रयोग करते हैं। इसके उदाहरण है बल्ब। बल्ब के अंदर तो फिलामेंट जो टंगस्टन का बना रहता है, और टंगस्टन का भी प्रतिरोध और गलनांक क्या होता है, उच्च होता है। और हीटर का भी, नाइक्रोम का भी प्रतिरोध और गलनांक क्या होता है, उच्च होता है। लेकिन फ्यूज का प्रतिरोध उच्च होता है लेकिन गलनांक क्या होता है, निम्न होता है। गलनांक क्या होता है, निम्न होता है। एक स्त्री आयरन जिसको कहते हैं, तो आयरन में आवरक जो होता है वह विद्युत का कुचालक है और ऊष्मा का सुचालक है। इसीलिए आवरक जो भी है वो भी ऊष्मा देता है। इसीलिए हम लोग आयरन घर में करते हैं, प्रेस करते हैं, तो उसमें ये समझ जितना भी यंत्र है, बल्ब है, हीटर है, फ्यूज है, इस्त्री है, ये सब जो है तापीय प्रभाव पर कार्य करता है। किस प्रभाव पर कार्य करता है, तापीय प्रभाव पर कार्य करता है। इसका खोज कौन किया था, जूल ने किया था। आगे आते हैं, अब हीटर के बारे में हम लोग जानेंगे। हीटर क्या होता है जान लीजिए। इसमें नाइक्रोम के तार चीनी मिट्टी के प्लेट पर लिपटा रहता है। चीनी मिट्टी के प्लेट पर लिपटा रहता है। पूछेगा कि हीटर किससे बना रहता है, तो हीटर के बाहर वाले जो भाग होते हैं वह चीनी मिट्टी का बना रहता है। किसका बना रहता है, चीनी मिट्टी का बना रहता है। और इसमें नाइक्रोम के तार का प्रयोग करते हैं। किसके तार का प्रयोग करते हैं, नाइक्रोम के तार का प्रयोग करते हैं। विद्युत के प्रवाहित होने पर यह क्या होता है, गर्म हो जाता है। विद्युत के प्रवाहित होने पर यह क्या होता है, गर्म हो जाता है। देखिए कह रहा है ना कि नाइक्रोम का प्रतिरोध और गलनांक दोनों क्या होता है, उच्च होता है। अभी बताया ना
कि नाइक्रोम के प्रतिरोध और गलनांक दोनों क्या होता है, उच्च होता है। तो इतना बात आप हीटर के बारे में याद रखिएगा। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे आगे हम लोग जानते हैं विद्युत बल्ब के बारे में। तो बल्ब के बारे में जानेंगे तो क्या कह रहा है समझिए। इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब के बारे, यह कांच के आवरण का बना उपकरण होता है। बल्ब जो होता है, बल्ब के जो बाहर का भाग जो होता है वह कांच के आवरण का बना रहता है। किसका बना रहता है, कांच के आवरण का बना रहता है। इसके अंदर टंगस्टन का पतला फिलामेंट रहता है। आपको बताया ना कि बल्ब के अंदर किसका फिलामेंट रहता है, टंगस्टन का फिलामेंट रहता है, और वह जो होता है पतला होता है। फिर है फिलामेंट के गर्म होने के कारण चमकता है। पूछेगा कि चमकता है बल्ब कैसे, तो बल्ब चमकता है फिलामेंट जब गर्म होता है, उसके वजह से बल्ब जो है चमकता है। ठीक है, और फिलामेंट का भी गलनांक और प्रतिरोध दोनों उच्च होता है। गलनांक और प्रतिरोध दोनों क्या होता है, उच्च होता है। देखिए यहाँ है ना, टंगस्टन का प्रतिरोध और गलनांक दोनों क्या होता है, उच्च होता है। फिर है इसके अंदर फिलामेंट के ऑक्सीकृत ना हो, मतलब ऑक्सीजन जब इसमें रह जाएगा तो फिलामेंट जो है टूट जाएगा। तो इसीलिए ऑक्सीकृत ना हो, मतलब ऑक्सीकृत होने से बचाने के लिए इसमें निष्क्रिय गैस के रूप में आर्गन या नाइट्रोजन को भर देते हैं। मतलब बल्ब के अंदर ऑक्सीजन को निकाल करके नाइट्रोजन और आर्गन जो निष्क्रिय गैस है उसको भर देते हैं, क्योंकि फिलामेंट जो है ऑक्सीजन से अभिक्रिया ना करे, और अभिक्रिया जब कर लेगा तो फिलामेंट जो है वह टूट जाएगा। इसीलिए उसमें आर्गन और नाइट्रोजन भर देते हैं। और इसका टंगस्टन का गलनांक और प्रतिरोध क्या होता है, उच्च होता है। लेकिन टंगस्टन के जो सहारा देने वाला होता है वह स्टील का बना रहता है। मतलब बल्ब के जो इसे टंगस्टन रहता है ना, तो इसको जो सहारा देने वाला ये जो है यह स्टील का बना रहता है। किसका बना रहता है, स्टील का बना रहता है। और जिसका प्रतिरोध जो होता है कम होता है। प्रतिरोध क्या होता है, कम होता है। उसका प्रतिरोध क्या होता है, कम होता है। फिर आगे देखिए, आगे समझते हैं। बल्ब के बारे में हम लोग देख लिए। अब फ्यूज के बारे में समझिए। फ्यूज क्या है, समझिए फ्यूज के बारे में। तो कह रहा है फ्यूज जो है किसका मिश्रण होता है, फ्यूज जो होता है सीसा और टीन का मिश्रण होता है। मतलब पीबी और एसएन का मिश्रण होता है फ्यूज, पीबी और एसएन का मिश्रण होता है। तो पूछता है बार बार क्वेश्चन कि फ्यूज किसका मिश्रण होता है, तो सीसा और टीन का मिश्रण होता है। फिर अधिक क्षमता वोल्ट फ्यूज में तांबा का प्रयोग करते हैं। मतलब फ्यूज बनाने के लिए हम लोग तांबा के तार का प्रयोग करते हैं। आपको बताए थे पीछे कि इसका गलनांक देखिए कम होता है और प्रतिरोध क्या होता है, उच्च होता है। और यह सुरक्षा उपकरण है जो अति भारण शॉर्ट सर्किट से बचाता है। मतलब मुख्य रूप से हम लोग फ्यूज का प्रयोग घर में इसलिए करते हैं कि जब भी घर में धारा बढ़ जाता है या अति भारण हो जाता है, ओवरलोडिंग हो जाता है, तो उस स्थिति में जो भी उपकरण लगा हुआ है वह बच जाए और फ्यूज उड़ जाएगा, तो घर में जो धारा प्रवाह हो रहा है वो नहीं होगा, तो जिसके वजह से उपकरण जो है बच जाएगा। मतलब शॉर्ट सर्किट से बचाने के लिए हम लोग फ्यूज का प्रयोग करते हैं। और फ्यूज को जो है श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। किस क्रम में लगाया जाता है, श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। और फ्यूज जो है सीसा और टीन का मिश्रण होता है, और फ्यूज का गलनांक कम होता है और प्रतिरोध क्या होता है, उच्च होता है। इतना बात आप लोग फ्यूज से याद रखिएगा। अब आगे है अब आगे समझेंगे हम लोग। अब आगे है विद्युत धारा के अगला है चुंबक के बारे में जानेंगे। तो देखिए आगे जो है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के बारे में। तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, जब परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाहित होती है तो विद्युत चुंबक उत्पन्न होता है। मतलब ऑस्टेट महोदय ने एक प्रयोग किए थे कि जब एक सुई लिए थे और सुई से जब धारा को प्रवाहित किए थे तो वह जो है उसमें विद्युत उत्पन्न हो गया था। यही कह रहा है कि जब परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो विद्युत चुंबक उत्पन्न होता है। इसका खोज किसने किया था, तो एच.सी. ऑस्टेट महोदय ने किया था। और कब किया था, 1820 में किया था। कब किया था, 1820 में। तो पूछेगा कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव का खोज कौन किया था, तो ऑस्टेट महोदय ने किया था। चुंबकीय प्रभाव द्वारा उत्पन्न चुंबकीय रेखा सघन के लिए प्रबल और विरल के लिए दुर्बल होता है। मतलब चुंबकीय रेखा जो होता है, अभी बताएंगे, ये चुंबक है तो ये चुंबक से एक होता है नॉर्थ पोल और एक होता है साउथ पोल, दो ध्रुव होता है। तो नॉर्थ से चुंबकीय रेखा निकलता है और साउथ में जाता है।
तो बाहर की जो दिशा होता है उत्तर से दक्षिण होता है, और अंदर की जो दिशा होता है दक्षिण से उत्तर होता है। और चुंबकीय बल रेखा जो है एक दूसरे को कभी नहीं काटता है और एक दूसरे के समानांतर होता है। तो यही कह रहा है कि चुंबकीय बल रेखा सघन के लिए सघन होता प्रबल होता है, विरल के लिए दुर्बल होता है। यह रेखा एक दूसरे को कभी नहीं काटता। जो चुंबकीय रेखा नॉर्थ से निकलता है और साउथ में जाता है, यह एक दूसरे को कभी नहीं काटता है, एक दूसरे को नहीं काटता है और एक दूसरे के समानांतर होता है। एक दूसरे क्या होता है? समानांतर होता है। विद्युत चुंबक एक प्रबल एवं अस्थायी चुंबक है। विद्युत चुंबक किसका उदाहरण है? अस्थायी चुंबक का उदाहरण है। और विद्युत चुंबक जो होता है एक प्रबल चुंबक होता है, मतलब मजबूत चुंबक होता है। इसका उपयोग विद्युत चुंबक में विद्युत घंटी में करते हैं। विद्युत चुंबक और विद्युत घंटी में इसका प्रयोग करते हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा है विद्युत चुंबक एक अस्थायी चुंबक होता है। यह तब तक कायम करता है जब तक इसमें धारा का प्रवाह होता है। मतलब यह कब तक काम करते रहता है? जब तक इसमें धारा का प्रवाह होता है। यह मृदु एवं नर्म लोहा का बना रहता है। पूछेगा कि विद्युत चुंबक किसका बना रहता है? तो नर्म लोहा का बना रहता है। किसका बना रहता है? नर्म लोहा का बना रहता है। विद्युत चुंबक किसका बना रहता है? नर्म लोहा का बना रहता है। अब आगे समझिए विद्युत घंटी के बारे में। तो विद्युत घंटी के बारे में समझना है तो कह रहा है कि विद्युत घंटी या विद्युत धारा दिया जाता है तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के कारण धातु का टक्कर कर ध्वनि उत्पन्न किया जाता है। मतलब धातु से धातु को टक्कर करके क्या उत्पन्न किया जाता है? ध्वनि उत्पन्न किया जाता है। इसमें विद्युत ऊर्जा चुंबकीय ऊर्जा में और पुनः ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। मतलब विद्युत ऊर्जा जो है चुंबकीय ऊर्जा में और फिर पुनः ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। तो ये था विद्युत घंटी के बारे में। अब कुछ फैक्ट हैं, याद कर लेंगे, कुछ फैक्ट को देख लेंगे। तो देखिए क्या क्या फैक्ट है। पहले समझिएगा कि लोहे के किसी टुकड़े पर विद्युतरोधी तार से लिपटी विद्युत धारावाही कुंडली को विद्युत चुंबक कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत चुंबक कहते हैं। मतलब जिस प्रकार से परिनालिका होता है, जिसे देखिए यह है परिनालिका इसको बोलते हैं। इसके ऊपर तांबे के तार को लपेट देंगे और जब तांबे के तार को लपेट देंगे तो इससे जब धारा प्रवाह होगा तो ये जो है परिनालिका की भांति काम करने लगेगा, मतलब चुंबक के भांति कार्य करने लगेगा। फिर कह रहा है कि स्विच धारा को तोड़ना और जोड़ने का काम करता है। मतलब स्विच का जो काम होता है धारा को बंद करने या धारा को चालू करने में काम होता है स्विच का। फ्यूज हमेशा श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। आपको पहले ही बताए थे फ्यूज किस क्रम में लगाते हैं? श्रेणी क्रम में। एमीटर को किस क्रम में लगाते हैं? तो श्रेणी क्रम में। वोल्ट मीटर को किस क्रम में लगाते हैं? तो समानांतर क्रम में। वोल्ट मीटर से क्या मापते हैं? तो वोल्ट मीटर से विभवांतर मापते हैं। और एमीटर से क्या मापते हैं? धारा मापते हैं। और अल्प धारा को मापने के लिए गैल्वेनोमीटर का प्रयोग करते हैं। फिर है समानांतर क्रम में ज़्यादा पावर का बल्ब ज़्यादा एवं श्रेणी क्रम में पावर का बल्ब ज़्यादा चमकेगा। मतलब समानांतर क्रम में ज़्यादा पावर का बल्ब ज़्यादा एवं श्रेणी क्रम में कम पावर का बल्ब ज़्यादा। मतलब घर में जो वायरिंग होता है वह समानांतर क्रम में लगाया जाता है। तो ये कह रहा है कि ज़्यादा पावर का बल्ब रहेगा तो ज़्यादा चमकेगा, लेकिन जब श्रेणी क्रम में रहेगा तो ज़्यादा पावर का बल्ब कम चमकेगा। ज़्यादा पावर का बल्ब क्या होगा? कम चमकेगा। और कम पावर का बल्ब ज़्यादा चमकेगा। मतलब श्रेणी क्रम में उल्टा हो जाता है, लेकिन समानांतर क्रम में वही होता है। तो घर में जो वायरिंग होता है उस समानांतर क्रम में किया जाता है। तो आप लोग को विद्युत धारा के बारे में समझ में आ गया होगा, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के बारे में। अब आगे आइए हम लोग इसका कुछ ऑब्जेक्टिव है उसको कर लेते हैं। देखिए समझेंगे ऑब्जेक्टिव। तो कह रहा है पहला क्वेश्चन है कि विद्युत सेल के प्रतीकों में लंबी रेखा किसके टर्मिनल को निरूपित करता है? तो लंबी रेखा किसके टर्मिनल को निरूपित करता है? तो धनात्मक को। किसको? धनात्मक को। विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पूर्व आधारित युक्ति को क्या कहते हैं? तो पूर्व आधारित युक्ति को क्या कहते हैं? फ्यूज कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्यूज कहते हैं। फिर आगे है कि कम ऊर्जा आगे क्वेश्चन कह रहा है कि कम ऊर्जा खपत के लिए उपयोग किए जाने वाला बल्ब कौन सी होती है? तो कम ऊर्जा के लिए कौन? एलईडी का बल्ब का प्रयोग करते हैं। जो घर में जो उजला वाला जो बल्ब होता है वो एलईडी होता है, उससे कम बिजली की खपत होता है। फिर है कि विद्युत बल्ब, ग्रामोफोन और चलचित्र कैमरा के आविष्कार का खोज किसने किया था?
तो चलचित्र कैमरा के आविष्कार का खोज किसने किया था? एडिसन ने किया था। तो पूछेगा कि बल्ब का खोज कौन किया था? तो थॉमस एल्वा एडिसन, पूरा नाम है इनका थॉमस एल्वा एडिसन। तो उसने बल्ब का खोज किया था। तो आप लोग को सबको विद्युत धारा के बारे में समझ में आ गया होगा। आप लोग को अच्छा वीडियो लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अगला चैप्टर में। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।